ओके फ्रेंड्स, सो वी हैव फिनिश्ड विद द लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सभी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, सभी नॉर्मल फिजियोलॉजी जो फैक्ट्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब बारी जो है पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी मतलब डिसऑर्डर, ठीक है। तो मसल्स और स्केलेटन के क्या डिसऑर्डर्स हैं वो हम देखेंगे। तो डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। अच्छा, किसी भी प्रकार की जंप, ठीक है, सडनली जंप, फॉल और नॉक, ठीक है, ब्लो, ये जो है ये कॉज कर सकती है इंजुरी टू द स्केलेटल सिस्टम। और देयर आर 5 टाइप ऑफ इंजुरीज इन द स्केलेटल सिस्टम। सो दीज आर स्प्रेन, आर्थराइटिस, ठीक है, डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर, एंड द स्लिप डिस्क, ठीक है। दीज आर द 5 इंजुरी विच कैन बी ड्यू टू द एनी knock, fall or the jump, ठीक है, यानी blow। तो they can cause 5 types of, these are the 5 type of injury, ठीक है। and other than that we will study the other pathologies also, ठीक है। तो ये जो है ये इंजुरी हो सकती है, किसी भी इंजुरी के कारण ये 5 टाइप की प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है, ठीक है। तो इसमें सबसे हम पहले पढ़ते हैं स्प्रेन्स, ठीक है। स्प्रेन क्या होता है? तो स्प्रेन जो है यूजुअली किसी फॉल के कारण या जो है ओवर मूवमेंट के कारण ये क्या हो जाता है, स्प्रेन हो सकता है, जंप के कारण हो सकता है। और जो है कि इसमें एक्चुअली क्या होता है कि यूजुअली जो टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं जो कि जॉइंट्स के कैप्सूल फॉर्म करते हैं उसकी इंजुरी होती है, जिसमें क्या होता है जिसे हिंदी में हम मोच आ जाना कहते हैं, दैट इज एक्चुअली द स्प्रेन। इसमें क्या होता है, स्ट्रेचिंग हो जाती है, ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट्स और टेंडन्स, ठीक है। और क्या होता है कि इसकी स्ट्रेचिंग के कारण, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिगामेंट्स और टेंडन्स क्या करते हैं, उसे टाइटली बाउंड करके रखते हैं जॉइंट को और उसका कंट्रोल मूवमेंट करते हैं। लेकिन जब वहाँ की स्ट्रेचिंग हो जाती है या वेयर एंड टेयर हो जाता है तो क्या हो जाता है कि उस जॉइंट का अनकंट्रोल्ड मूवमेंट तो हो ही सकता है, साथ में हमें पेन भी बहुत होता है लिगामेंट रप्चर के कारण, ठीक है। तो लिगामेंट स्ट्रेचिंग या टेंडन स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि पेन होता है और साथ ही अनकंट्रोल मूवमेंट हो सकता है कि यदि हम उसका मूवमेंट करेंगे, ठीक है, स्पेशली यदि लेग में, एंकल्स में यदि स्प्रेन हुई है तो अगेन फॉल का डर होता है क्योंकि लिगामेंट स्ट्रेच हो गए हैं और हमारा मूवमेंट जो है वो अनस्टेबल हो सकता है, ठीक है। स्प्रेन पेनफुल होता है। और दूसरा कि टेंडन्स और लिगामेंट्स जो रहते हैं उनकी जो रीजनरेटिंग पावर रहती है वो बहुत जो है वीक रहती है और इस कारण जो है ये बहुत टाइम में हील होते हैं। और या फिर इसमें जो पेन होता है, इसके स्प्रेन के कारण जो पेन होता है वो क्रोनिक पेन भी हो सकता है, ठीक है। जब स्प्रेन या मोच होती है तो उस पार्ट का, जिस पार्ट में स्प्रेन आई है, स्प्रेन यूजुअली एंकल्स में और रिस्ट में आ सकती है, जैसे कि ओवर यदि हमारे रिस्ट का मूवमेंट हुआ, ठीक है, इस प्रकार का या इस प्रकार का, तो यदि ये ज्यादा मूवमेंट हुआ तो ज्यादा यदि इसका स्ट्रेचिंग हो गई लिगामेंट्स की तो हमें वहां पे पेन होता है और उसे हम कहते हैं कि भाई अभी यदि उसको जो मूवमेंट है उसे यदि हम नहीं करेंगे तो वो जल्दी ठीक होता है, ठीक है। इमोबिलिटी जो है, इमोबिलिटी इसका जो ट्रीटमेंट है वो है इमोबिलिटी। कुछ टाइम के लिए यदि उसे इमोबाइल रखेंगे
यूजुअली क्रैब बैंडेज जो है वो इमोबिलिटी के लिए लगाते हैं, जिससे कि लिगामेंट रप्चर जो है वो हील हो जाए। अदरवाइज यूजुअली क्या होता है, कभी कभी ये लिगामेंट रप्चर जो है, स्ट्रेचिंग जो है, ये क्रोनिक पेन भी कॉज करती है, मतलब कि इसका पेन लंबे समय तक बना रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्प्रेन। अब हम पढ़ते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आर्थ से मतलब होता है जॉइंट और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। तो जॉइंट का जो इन्फ्लामेशन होता है वो आर्थराइटिस कहलाता है, जॉइंट इन्फ्लामेशन। इसमें क्या होता है कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो वहाँ पे स्वेलिंग आ सकती है, वो पेनफुल हो सकते हैं, उनका मूवमेंट जो है वो पेनफुल हो सकता है, और साथ ही वहाँ पे स्टिफनेस भी आ सकती है हमारे जॉइंट्स में, और हमें मूवमेंट करना ही बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो वो होता है आर्थराइटिस। अब आर्थराइटिस जो है वो मेनली 3 टाइप का होता है। पहला होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जो साइनोवियल फ्लूइड है वो कम हो जाता है जॉइंट्स में। यूजुअली जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है पहले स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, और फिर जो है आगे की तरफ ये अफेक्ट करता है। ओके, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जो साइनोवियल फ्लूइड होता है हमारे जॉइंट्स के बीच में वो कम होने लगता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो कार्टिलेज होते हैं, हमने जॉइंट्स में देखा था साइनोवियल जॉइंट में कि जो बोन्स होते हैं, जहाँ जॉइंट होता है वहाँ पे बोन्स के ऊपर कार्टिलेज की एक कवरिंग होती है। तो जब साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगता है तो ये जो कार्टिलेज होता है ये भी कम होने लगता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो कार्टिलेज काफी जो है बोन्स को एक्सपोज करने लगता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए, ये 2 बोन्स के बीच में हमने जॉइंट्स देखा था। ठीक है, और ये कैप्सूल्स देखे थे। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है ये कार्टिलेज होता है। ठीक है, तो जब साइनोवियल फ्लूइड रहता है, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड रहता है, और जब ये साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगता है, ठीक है, लेस होने लगता है, तो ये जो हमारा कार्टिलेज है ये क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है, और ये बोन को एक्सपोज करने लगता है। जब ये बोन एक्सपोज होती है तो क्या होता है कि मूवमेंट के दौरान 2 बोन के बीच में फ्रिक्शन होने लगता है, और जब यहाँ फ्रिक्शन होता है तो क्या होता है कि फ्रिक्शन के कारण जो बोन्स हैं वहाँ के कुछ स्पर्ट्स आने लगते हैं, उसमें कुछ ग्रोथ्स होने लगती हैं। ठीक है, इस तरीके की कुछ ग्रोथ होने लगती हैं जिन्हें एक्सोफाइट्स कहते हैं, और ये जो ग्रोथ होती है इसके कारण जो मूवमेंट है वो और भी पेनफुल होता है, क्योंकि उसमें जब मूवमेंट होता है तो फ्रिक्शन होता है बोन्स में, और वो फ्रिक्शन बहुत पेनफुल होता है, वो फ्रिक्शन पेन कॉज करता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड कम होने के कारण और बोन के बीच फ्रिक्शन होने के कारण वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है उन जॉइंट्स में, और उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है इसमें क्या होता है कि जब जॉइंट पेनफुल होने लगता है, यूजुअली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो मेनी ऑफ जॉइंट को कॉज कर सकता है, मेनली नी जॉइंट जो है नी जॉइंट को कॉज करता है, और बाकी दूसरे जॉइंट को भी ये अफेक्ट करता है। तो यूजुअली काफी सारे जॉइंट्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली ओल्ड एज में जो है ये होता है, क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है कि जॉइंट्स के बहुत यूज के कारण, ठीक है, बहुत टाइम से यूज आ रहा है जॉइंट, तो उसके कारण क्या होता है कि ये प्रोसेस होती है कि वहां पे साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगता है, और एज रिलेटेड प्रोसेस है ये। तो ओल्ड एज में ज्यादा होता है और यूजुअली बहुत सारे जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो पेन है, मेनली पेन जो है वो कहाँ बना रहता है, ऑफ कोर्स नी में बना रहता है, क्योंकि वेट बेयरिंग जॉइंट है नी, तो वहां पे पेन होता है। और साथ ही क्या होता है कि जब हमारे जॉइंट पेनफुल होते हैं तो क्या होता है कि वहां की मसल्स भी स्टिफ हो जाती हैं। वो क्यों स्टिफ हो जाती हैं? क्योंकि हम ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि यदि हम मूवमेंट करेंगे तो हमें पेन होगा। तो ये एक डिफेंस
मैकेनिज्म है कि जब किसी स्थान पे हमें पेन होता है तो वहाँ की मसल्स थोड़ी स्टिफ हो जाती हैं और इस स्टिफनेस को कहते हैं एंकाइलोसिस। स्टिफनेस ऑफ जॉइंट ड्यू टू द स्टिफनेस ऑफ मसल इज कॉल्ड एज एंकाइलोसिस। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है एंकाइलोसिस। ठीक है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के ओल्ड एज में होती है, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट कॉज करती है, पेनफुल होता है और साइनोवियल फ्लूइड के कम होने के कारण ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक तरीके से ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है? वो डिजीज होती है जिसमें कि हमारी बॉडी की ही सेल्स जो हैं हमारी बॉडी के सेल्स के खिलाफ क्या करती हैं, रिएक्शन कॉज कर देती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कर देती है, तो उसे कहते हैं ऑटो इम्यून। ऑटो मतलब सेल्फ और इम्यूनिटी मतलब कि उसके खिलाफ लड़ना, तो हमारी बॉडी हमारी ही बॉडी के सेल्स के खिलाफ फाइट करने लगती है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं उनके खिलाफ जो है एक रिएक्शन हो जाती है और वहां पे जो रिएक्शन होती है उससे इन्फ्लाम हो जाती है। क्या इन्फ्लाम हो जाती है? साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन होता है। दूसरा 20 से 40 साल के बीच में, मतलब कि अर्ली एज में ये बीमारी जो है वो होती है। फीमेल्स में ज्यादा होती है देन इन द मेल्स। और ठीक है, इसमें क्रिपलिंग डिफॉर्मिटी होती है। क्रिपलिंग डिफॉर्मिटी मतलब कि जो हमारे बोन्स हैं उनकी डिफॉर्मिटी होती है, हमारे स्केलेटल सिस्टम की डिफॉर्मिटी हो जाती है। इस पे यूजुअली हमारे जो फिंगर्स हैं उसमें ये डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। ठीक है, और इसे कहते हैं क्रिपलिंग डिफॉर्मिटी। डिफॉर्म होने लगते हैं हमारे जो बोनी स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफॉर्म होने लगते हैं और इसे कहा जाता है क्रिपलिंग डिफॉर्मिटी। ठीक है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस यूजुअली स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है और फिर स्मॉल जॉइंट के बाद ये सेंटर में जो जॉइंट्स हैं उनको अफेक्ट करता है, सेंट्रीपिटल और सिमेट्रिकली फिर दोनों साइड के जॉइंट्स को सिमेट्रिकली ये अफेक्ट करता है। जैसे कि यदि राइट हैंड के जॉइंट्स को अफेक्ट किया तो लेफ्ट के भी साथ में करेगा और फिर धीरे धीरे सेंट्रीपिटल होता जाता है और बॉडी के सभी जॉइंट्स को ये अफेक्ट करने लगता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, द थर्ड वन जो है वो है गाउट। ठीक है, गाउट जो होता है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म जो हमारी बॉडी में रहती है वो डिफेक्टेड रहती है और उसकी वजह से क्या होता है, यूरिक एसिड बहुत बनने लगता है हमारी बॉडी में और इसलिए यूरिक एसिड और सोडियम यूरेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो हमारे जॉइंट्स में क्या होने लगते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं और उसके कारण जो हमारे जॉइंट्स हैं वो सोलन हो जाते हैं। ये यूजुअली क्या होता है, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ सोडियम यूरेट इन जॉइंट। ठीक है, मेल्स को ज्यादा अफेक्ट करती है देन द फीमेल्स। ठीक है, और प्यूरिन मेटाबॉलिज्म डिफेक्टेड रहती है। ठीक है, डिफेक्टेड प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और मेल्स में ज्यादा होती है। इसके कारण जो जॉइंट्स हैं वो सोलन हो जाते हैं, जॉइंट्स स्वोलन एंड पेनफुल। यूजुअली नाइट में जो है ज्यादा पेन होता है, इसलिए नाइट एग्रावेशन रहता है, नाइट में ज्यादा पेन रहता है इस गाउट में। और जो गाउट है इसमें यूजुअली 1 और 2 जॉइंट्स ही ज्यादातर अफेक्ट होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जॉइंट अफेक्ट नहीं रहते हैं। ठीक है, और यूजुअली जो हमारा ग्रेट
टो है उसे ये अफेक्ट करता है, ग्रेट टो को, गाउट, और वहाँ पे जब जिस पर्सन के बॉडी में यदि ये टेंडेंसी है गाउट की, तो उसमें जो है ग्रेट टो यूजुअली ज्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है, अफेक्ट्स ग्रेट टो। अच्छा, तो ये जो पीपल होते हैं इन्हें प्रोटीन डाइट कम लेने को कहा जाता है, और यूजुअली मीट जो है वो कम लेने को कहा जाता है डाइट में, क्योंकि मीट खाने से ये जो मेटाबॉलिज्म है ये और डिफेक्ट होती है और ज़्यादा हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बनने लगता है। तो मीट जो है इन लोगों को, जो गाउट के पेशेंट्स हैं, उन्हें मीट प्रोहिबिटेड रहता है डाइट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 3 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस, ठीक है। तो 3 टाइप्स हो गए आर्थराइटिस के। आर्थराइटिस जो है यूजुअली आर्थराइटिस को कंसीडर किया जाता है इनक्योरेबल, कि क्योर नहीं किया जा सकता, और सिर्फ पेन रिलीवर्स ड्रग्स जो हैं वो इन पेशेंट्स को दी जाती हैं, ठीक। तो हमने पढ़ लिया स्प्रेन एंड आर्थराइटिस, ठीक है। डिसलोकेशन क्या होता है, अब हम देखेंगे डिसलोकेशन क्या होता है। डिसलोकेशन क्या होता है कि जब कोई जॉइंट में से कोई बोन जो है डिसलोकेट हो जाती है, ठीक है। सपोज कि फीमर जो है, सॉरी फीमर नहीं, ओके फीमर का देख लेते हैं। फीमर जो है उसका हेड ऑफ फीमर इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है एसिटाबुलम में, ठीक है। तो यदि फीमर किसी इंजुरी के कारण, किसी चोट के कारण, एक्सीडेंट के कारण, यदि ये जो हेड ऑफ फीमर है यदि डिसलोकेट हो जाए इसके जॉइंट पोजीशन से, ठीक है, सपोज किसी इंजरी के कारण ये डिसलोकेट हो जाए और इस तरीके से हो जाए, ठीक है, तो इसे कहेंगे डिसलोकेशन। जब कोई बोन अपनी पोजीशन से हट जाती है तो उसे कहते हैं डिसलोकेशन। डिसलोकेशन जो है वो क्रोनिक हो सकता है, यदि उसे ठीक नहीं किया गया तो ये डिसलोकेशन जो है क्रोनिक हो सकता है। बट यूजुअली डिसलोकेशन जो होता है इट्स वेरी पेनफुल, और यूजुअली एक्सीडेंटल इंजरीज के कारण डिसलोकेशन होता है, ठीक है। और डिसलोकेशन को ठीक करने के लिए रीलोकेशन किया जाता है। रीलोकेशन में क्या करते हैं, रीलोकेशन में जो सर्जन्स रहते हैं, जो ऑर्थोपेडिक फिजिशियन रहते हैं, जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स रहते हैं, हड्डी के जो डॉक्टर्स रहते हैं, वो रीलोकेट करते हैं बोन्स को। उनके पास कुछ प्रोसीजर्स रहती हैं कि यदि फीमर यदि डिसलोकेट हो गई है तो किस तरह से लेग को जो है स्ट्रेच करके और फिर फीमर के जो हेड है उसे वापस रीलोकेट या रेस्टोरेशन किया जाएगा। उनके पास कुछ टेक्निक्स होती हैं और इस प्रकार उसे रीलोकेट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिसलोकेशन। अब है फ्रैक्चर, ठीक है। अब आया नेक्स्ट इज फ्रैक्चर, ठीक है। यदि कोई बोन जो है वो ब्रेक हो जाए तो उसे कहा जाता है फ्रैक्चर, ठीक। तो फ्रैक्चर जो है वो बहुत टाइप के एक्सीडेंटल इंजरी के कारण हो सकता है, ब्लो के कारण हो सकता है, ठीक है, फॉल के कारण हो सकता है। तो फ्रैक्चर्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्चर्स के भी कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो हम देखेंगे, ओके। तो फ्रैक्चर, पहले एक और बात बता दूं कि जो फ्रैक्चर है वो चिल्ड्रन में यूजुअली रेयर होता है। फ्रैक्चर क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी बोन्स में ऑर्गेनिक मास जो है बोन का वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मिनरल मास, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था कि बोन्स जो है उनमें धीरे धीरे मिनरल डिपॉजिट होने जाते हैं और बोन्स को स्ट्रांग बनाते जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनकी बोन्स फ्लेक्सिबल होती हैं क्योंकि उनमें ऑर्गेनिक मास ज्यादा होता है और मिनरल मास कम होता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बोन्स ऑसिफाई होती जाती हैं और उसका मिनरल मास बढ़ता जाता है। तो जब मिनरल मास बढ़ता है तो बोन स्ट्रांग तो होती है लेकिन वो हार्ड होती जाती है और हार्ड बोन इज मोर प्रोन टू द फ्रैक्चर। इसलिए जो बड़े लोग होते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं, उनमें फ्रैक्चर की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है। फ्रैक्चर 5 टाइप का हो सकता है, टोटल 5 टाइप्स होते हैं फ्रैक्चर के। कौन कौन से हैं? ठीक है, फर्स्ट है
सिंपल फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ठीक है। फ्रैक्चर को जो डॉक्टर्स हैं वो इस साइन से जो है डिनोट करते हैं, ठीक है। फोर्थ है कंपाउंड फ्रैक्चर, और फिफ्थ है कंपाउंड, कम्युनिटेड एंड ठीक है। ओके, वन मोर इज एवर्जिव फ्रैक्चर। ओके, अब इन्हें किस प्रकार से नॉमिनेट किया गया है वो हम देखें, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं हमारी, वो हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है ये, और बोन जो है वो ब्रेक नहीं होती कंप्लीटली और पार्शियली इंटेक्ट रहती है, उसे कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ठीक है। क्या हो रहा है कि कंप्लीटली जो है बोन फ्रैक्चर नहीं हुआ है, कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुई है, पार्शियली ब्रेक हुई है और हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है, उसे कहा जाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। यूजुअली जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है वो सिम्टम्स कॉज नहीं करता और एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के। एक्सीडेंटल मतलब कि किसी और चीज के लिए एक्सरे करवाया था और पता चला कि उस बोन में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, ठीक है। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में पार्शियली इंटेक्ट रहती है बोन। सिंपल फ्रैक्चर जिसमें कि बोन ब्रेक हो जाए उसे कहते हैं सिंपल फ्रैक्चर, ठीक। देन कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर में क्या हो रहा है कि जो बोन्स है वो दो से ज्यादा भागों में टूटी हुई है, तो उसे कहा जाता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ठीक है। उसे कहा जाता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ठीक। कम्युनिटेड। ओके, सो नाउ द कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या हो रहा है कि जो बोन है बोन जो है वो टूट के और स्किन के वहां पे बाहर दिख रही है हमें, ठीक है, उसे कहा गया, ठीक है। ये जो है स्किन है हमारी, तो यदि इस प्रकार बोन्स टूट के और बाहर आ जाती है तो उसे कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं, जिसमें कि उसने स्किन और मसल्स की इंजरी भी हुई है और वो बोन जो है वो टूट के बाहर हमें दिख रही है, उसे कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। द लास्ट वन इज एवल्सिव फ्रैक्चर। एवल्सिव फ्रैक्चर में क्या होता है कि यूजुअली जो बोन्स रहती हैं उसके हेड का फ्रैक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ टुकड़ा जो है बोन का वो टूट जाता है, चिप्स लाइक जो कहते हैं, चिप टूट गई बोन की, ठीक है, यूजुअली। तो ये जो होता है कि एक चिप या एक पार्ट जो है वो टूट जाता है बट वो स्टिल लिगामेंट से जो है अटैच रहता है, तो उसको हम कहते हैं एवल्सिव फ्रैक्चर, ठीक है। ये हो गया कंपाउंड।
और ये हो गया एवल्जी। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि एक चिप जो है बोन में से टूटी हुई है, एक टुकड़ा जो है बोन का टूटा हुआ है, उसे कहा जाता है एवल्जी फ्रैक्चर, जिसमें स्टिल बोन का वो टुकड़ा भी लिगामेंट से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो दीज आर द 5 टाइप ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, ग्रीन स्टिक जिसमें पार्शियली इंटैक्ट है, सिंपल जिसमें कंप्लीटली जो है वो ब्रेक हो गई है, कम्युनेटेड जिसमें कि 2 से ज्यादा फ्रैक्चर है बोन में, कंपाउंड जिसमें कि बोन टूट के और स्किन के बाहर हमें दिख रही है इस कंपाउंड, एवल्जी जिसमें कि एक चिप टूटी हुई है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फ्रैक्चर्स के टाइप। ओके, तो जो फ्रैक्चर है यूजुअली इसे सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा जो है ट्रीट किया जाता है। यदि फ्रैक्चर जो है, यदि सिंपल फ्रैक्चर है और डिसलोकेशन नहीं है, डिसलोकेशन मतलब कि जो बोन्स है उसमें फ्रैक्चर तो है लेकिन वो अपने स्थान से हटी नहीं है, उस केस में जो है प्लास्टर किया जाता है। और यदि फ्रैक्चर के साथ साथ बोन अपने स्थान से हट भी गई है, डिसलोकेट भी हो गई है, तो उस केस में रिलोकेशन भी किया जाता है सर्जन के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, और उसके बाद उसे इमोबाइल किया जाता है किसके द्वारा, प्लास्टर के द्वारा। ठीक है, तो कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उन्हें ठीक करने के लिए, जैसे कि रॉड्स डाली जाती हैं ताकि वो जो बोन्स हैं वो अपने स्थान पे रहे अंदर। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर जो कि फ्रैक्चर्स के ट्रीटमेंट में, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है स्लिप डिस्क, अदर स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क जो है वो है डिसलोकेशन ऑफ वर्टिब्रा और द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, वर्टिब्रा और इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है उसको उसका यदि अपने स्थान से वो हट जाए तो स्लिप हो जाए यूजुअली, तो उसे स्लिप डिस्क कहा जाता है। स्लिप डिस्क जो है यूजुअली पेनफुल होती है, बैक में पेन कॉज करती हैं। ठीक है, ठीक है, तो स्लिप डिस्क इज स्लिप ऑफ वर्टिब्रा और इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, ज्यादा मूवमेंट के कारण यदि एक्सेस मूवमेंट यदि हो जाए, उसके एक लिमिट होती है किसी मूवमेंट की, यदि उससे ज्यादा मूवमेंट हो जाए तो उसके कारण स्लिप डिस्क हो सकता है, लिगामेंट रप्चर हो सकता है और उसके बाद स्लिप डिस्क हो सकता है। तो स्लिप डिस्क जो है मैकेनिकल इंजरी के द्वारा ही यूजुअली होता है और ये काफी पेनफुल होता है। ठीक है, तो ये हमने 5 इंजरीज पढ़ी। अब इसके अलावा अदर पैथोलॉजी जो है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, सो यू कैन नोट इट डाउन और हम आगे की जो पैथोलॉजी वो हम पढ़ते हैं। द अदर पैथोलॉजी, अदर डिसऑर्डर जो स्केलेटल सिस्टम का है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? जब मैंने आपको बताया था कि मिनरल डिपोजिशन होता है हमारे बोन्स में, तो क्या होता है कि एक एज के बाद, ठीक है, एक एज के बाद यूजुअली मीनोपॉजल एज के बाद जो फीमेल्स होती हैं उनमें क्या होता है कि जो हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन, वो बनना कम हो जाता है और उस हार्मोन के कम बनने के कारण क्या होता है कि जो उसका रिलेशन है किससे, मिनरल डिपोजिशन से बोन के, तो बोन का जो मिनरल डिपोजिशन है वो क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में कम होने लगता है। और इसके कारण यूजुअली वो बोन्स जिसमें कि ट्रेबिक्यूलर बोन मास ज्यादा होता है, ठीक है, तो बोन्स में भी क्या होता है कि कुछ पार्ट में, कुछ बोन्स में ट्रेबिक्यूलर बोन मास होता है। और ऐसी बोन्स कौन सी होती है ट्रेबिक्यूलर बोन मास वाली? एक तो होती हैं हमारी फीमर और दूसरी होती है वर्टिब्रा। ठीक है, तो जिन बोन में ये ट्रेबिक्यूलर बोन मास होता है, ट्रेबिक्यूलर बोन मास, ठीक
ठीक है, वो क्या होती है, वो बोन्स ज्यादा अफेक्ट होती हैं, और जब ये मिनरल डिपोजिशन कम होता है तो वो पोर्स बन जाते हैं बोन्स में और वो बोन्स वीक होने लगती हैं। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब बोन, पोर मतलब कि पोर्स हो जाना उसमें। ठीक है, तो डिक्रीज डिपोजिशन के कारण वो बोन पोरस हो जाती है और की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है और वो क्या होती है, वो प्रोन हो जाती है फ्रैक्चर के लिए या जो है ब्रेकिंग के लिए। ठीक, तो ऐसी बोन जिसमें कि ट्रेबेक्युलर बोन मास ज्यादा होता है जैसे कि फीमर और वर्टिब्रा, उनमें इसके कारण फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, वर्टिब्रा जो रहती है उसके कंप्रेशन फ्रैक्चर उसमें हो सकता है। यदि ऑस्टियोपोरोसिस है किसी पर्सन को तो उसे कंप्रेशन फ्रैक्चर हो सकता है वर्टिब्रा में। वो क्या होता है कि जब हेड पे कोई वेट आएगा तो हमारी बैकबोन कंप्रेस होती है। ठीक है, और उसके कारण यदि व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस है, उसकी बोन्स वीक हैं, तो उसकी वर्टिब्रा जो है वो फ्रैक्चर हो सकती हैं। जब ये ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है, यूजुअली फीमेल्स में ज्यादा होती हैं देन इन मेल, और ये क्या करती हैं, ये बैक पेन कॉज करती हैं। ठीक है, जब ऑस्टियोपोरोसिस और वर्टिब्रा का फ्रैक्चर यदि हो जाए, कंप्रेशन फ्रैक्चर वर्टिब्रा में, तो ये क्या करती हैं, बैक पेन कॉज करती हैं। ठीक है, आफ्टर द एज ऑफ 30 इयर्स जो फीमेल्स होते हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की जो प्रोसेस है वो चालू होने लगती है और मिनरल डिपोजिशन कम होने लगता है। इसलिए आफ्टर द 30 इयर्स ऑफ एज कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है। और साथ ही जो मीनोपॉजल वुमेन्स रहती हैं, मीनोपॉजल वुमेन जिसमें कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो बंद हो जाती है, उस एज में, उस एज को मीनोपॉजल एज कहते हैं। उसके बाद मीनोपॉज के बाद उन फीमेल्स को जो है हार्मोनल सप्लीमेंट्स देना जरूरी होता है, जिससे कि हार्मोनल सप्लीमेंट और मिनरल सप्लीमेंट्स इसका ट्रीटमेंट है। हार्मोनल सप्लीमेंट एंड मिनरल सप्लीमेंट, और साथ ही विटामिन डी सप्लीमेंट। ठीक है, तो ये इसका ट्रीटमेंट है। हार्मोनल सप्लीमेंट और मिनरल सप्लीमेंट ऑस्टियोपोरोसिस को प्रोग्रेस होने से रोकती हैं। ठीक है, अच्छा, फीमेल्स के साथ ही ओल्डर जो मेल्स हैं उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ओल्ड एज के जो पीपल होते हैं उन्हें कैल्शियम लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा जो बोन्स का मास है, मिनरल डिपोजिशन है, वो कम होने लगता है। तो टू प्रिवेंट द ऑस्टियोपोरोसिस they should take sufficient amount of calcium and the vitamin D supplements. Okay, so ये हमने पढ़ा। ओके, सो ये हम पढ़ चुके हैं डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन। इसमें 3 डिसऑर्डर्स और हैं जो कि मसल से रिलेटेड हैं, वो हम पढ़ते हैं इसके बाद। पहले हम इसका जो है रीकैप ले लें। ठीक है, हमने देखा स्प्रेन, स्प्रेन में स्ट्रेचिंग होती है लिगामेंट की, और ट्रीटमेंट है इमोबिलिटी। पेनफुल होता है, मूवमेंट वेरी पेनफुल होता है, और साथ ही जो कंट्रोल मूवमेंट है वो नहीं हो पाता। आर्थराइटिस में जो जॉइंट्स है वो इन्फ्लैम्ड हो जाते हैं। 3 टाइप के होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड द गाउट। ऑस्टियोआर्थराइटिस ओल्ड एज में होता है, स्टिफनेस हो जाती है जॉइंट्स की, और जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगता है, जिसके कारण बोन्स में फ्रिक्शन होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन्फ्लामेशन है साइनोवियल मेम्ब्रेन का, और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, 20 to 40 इयर्स ऑफ एज में होता है। फीमेल्स को ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, सिमेट्रिकल ज्यादा अफेक्ट करता है, सिमेट्रिकली अफेक्ट करता है जॉइंट्स को, और पहले पेरिफेरल जॉइंट फिर सेंट्रल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, गाउट डिपोजिशन हो जाता है किसका, सोडियम यूरेट का इन द जॉइंट, और ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म डिफेक्टेड हो जाती है, उसके कारण होता है। मेल्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स। और जो है जॉइंट्स जो है वो स्वोलन, पेनफुल और टेंडर होते हैं। एग्रावेशन होता है, नाइट में यूजुअली पेनफुल होता है, और मीट जो है वो नहीं खाना चाहिए गाउट के पेशेंट्स को। ठीक, इसमें मोर 1 और 2 जॉइंट्स ही अफेक्ट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा डिसलोकेशन। डिसलोकेशन में हमने देखा कि जब बोन्स अपनी जगह से हट जाए तो उसे डिसलोकेशन कहते हैं। पेनफुल होता है, एक्सीडेंटल इंजरीज के कारण हो सकता है। ट्रीटमेंट जो है वो है इसका रीलोकेशन ट्रीटमेंट
है कि उसे रिलोकेट की जाए, बोन्स को उसकी जगह पे वापस लाया जाए, ठीक है, नहीं तो डिसलोकेशन क्रोनिक हो सकता है, ठीक। फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का साइन है ये, जो ब्रेक यदि बोन हो जाए तो उसे फ्रैक्चर कहेंगे। 5 टाइप का होता है, सिंपल, ग्रीन स्टिक, कम्युनिटेड, कंपाउंड एंड एवल्जिव। ग्रीन स्टिक में पार्शियली इंटैक्ट होती है, सिंपल में कंप्लीटली जो है ब्रेक होती है बोन, कम्युनिटेड में 2 और मोर फ्रैक्चर होते हैं, ठीक है, कंपाउंड में बोन टूट के बाहर दिखने लगती है, स्किन को भी जो है वो ब्रेक, स्किन से बाहर निकल के आ जाती है। एवल्जिव में सिर्फ एक टुकड़ा बोन का ब्रेक होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा स्लिप डिस्क एंड ऑस्टियोपोरोसिस। तो स्लिप डिस्क में हमने देखा कि किसी वर्टिब्रा या इंटरवर्टिब्रल डिस्क यदि स्लिप हो जाए, ठीक है, किसी भी मैकेनिकल इंजरी के कारण, तो वो स्लिप डिस्क कॉज करती है, पेनफुल होती है, ठीक है, और नर्व्स को भी अफेक्ट करती है स्लिप डिस्क। ऑस्टियोपोरोसिस में मिनरल डिपोजिशन कम होने की वजह से यूजुअली वो बोन जिसमें कि ट्रेबेक्युलर बोन मास होता है वो अफेक्ट होती है, जैसे कि फीमर और वर्टिब्रा। फीमेल्स को ज्यादा अफेक्ट करती है और ओल्डर मेल्स को भी अफेक्ट करती हैं। इसके कारण क्या होता है कि कंप्रेशन फ्रैक्चर हो सकता है वर्टिब्रास में और बैक पेन कॉज करता है। इसका ट्रीटमेंट है कि हार्मोनल सप्लीमेंट दिया जाए, मिनरल सप्लीमेंट दिया जाए और विटामिन डी सप्लीमेंट दिया जाए टू उसकी जो प्रोग्रेस है उसे रोकने के लिए, ठीक है, टू विदहेल्प द प्रोग्रेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक। तो ये हो गया हमारे डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे कि मसल्स के भी कुछ डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है।